प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अनिल सिन्हा साहब से शुरू करूं, इसके पहले कुछ क्लिप्स देखते हैं। जो मैंने कहा कि कुछ क्लिप्स देखी जाए कि क्या क्या नहीं हुआ, जो चीजें निकलती हैं। ओम बिरला क्या कुछ कह रहे थे कल वाले घटनाक्रम पर, सुनिएगा, उन्हें देखिएगा। सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। ये बचाने का काम प्रियंका गांधी ने कहा बाहर कुछ, मैं वो सुना। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? But there was a And strategy the to Prime hold Minister, here. absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him, or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? Ms. Gandhi, Parliament will be stalled every day. Ms. Gandhi, Parliament will be stalled every day like this. Will the Parliament will be stalled every day like this? Will the Parliament be stalled every day like this? देखिए ये था। और फिर राज्यसभा में और कुछ जो चीजें हुई, जैसे जेपी नड्डा का वो जो अबोध बालक, ये भी सुनते हैं, और उसका जवाब खड़गे साहब। 2 चीजें सुन के मैं अनिल जी के पास जाता हूँ। और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। बंधक मत बनाइए। आप
डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए इतने आप बैठिए, आप इतने समझदार हैं। आप बैठिए, I am asking आप इतने समझदार हैं। president to speak. Why you everybody is rising? Please wait, let him complete. आप Then I इतने will come back. समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है। तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वच्छंद रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। ये खड़गे और सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं अनिल सर। कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूं। Don't take this again. No. I'm not going to allow. This is not authenticated. This is not authenticated. This is not approved by the defense ministry. अमेरिका को बेचने वाले, देश को दिल्ली वाले फोकस करते हैं। Now, mic should be given to the honorable leader of the House. अनिल सर, ये जो जनरल नारवणे साहब की पुस्तक है, ये तो एक तरीके से बड़ा जबरदस्त, क्या कहिए, कट्टा जो कहते हैं प्रधानमंत्री, उस तरह की अड़ जाने जैसी स्थिति। एक चीज, दूसरा ये जो पूरा सीन है सोमवार से आज गुरुवार तक जो जो चीजें हुई हैं, और ये भी इतिहास बन गया कि प्रधानमंत्री को अनाउंसमेंट के बाद अपना भाषण वो नहीं कर पाए। आज फिर राज्यसभा गए, राज्यसभा में आपने सीन देखा भी यार, वो तमाम बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस सरकारों के प्रधानमंत्रियों ने जो दुनिया में भारत की स्थिति बनाई, उसको अभी हम ठीक करने में ही जुटे हुए हैं। ये जो पूरा है, अब मंडे टू आज थर्सडे तक का, और आज का खासकर ये आपने बिरला को भी सुन लिया, ओम बिरला क्या कुछ फरमा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता। कैसे देख रहे हैं, कैसे, क्योंकि आपने बहुत लंबे वक्त तक संसद को कवर अप किया है, आज भी आप उस पर निगाह नजर रखते हैं, आज भी जाना आपका होता है। सब पर पहले शुरुआती नोट अनिल सिन्हा साहब। देखिए क्या है कि एक तो साफ हो गया कि कोई डेमोक्रेटिक फोरम के जरिए वो संवाद नहीं करना चाहते हैं देश के लोगों से और विपक्ष के साथ। ये जो भाग गए ये से लोकसभा से, इसका दो एस्पेक्ट, एक है कि संसद की परवाह नहीं करते, उनको नहीं जवाब देना था राहुल गांधी के क्या जो आरोप है उसका जवाब नहीं देना था, और उन्होंने कहा ऐसी जाने दीजिए अपन थोड़ा सा कैमरा फ्रेम कट रहा है, हल्का सा खिसका सकें थोड़ा सा कैमरा अगर लोकसभा उनका कहना था, मतलब जो संदेश उन्होंने दिया है वो ये है कि लोकसभा मैं नहीं जाऊंगा, मैं विपक्ष के नेता का जवाब नहीं दूंगा, लो जो करना है कर लो। एक तो ये मैसेज है कि लोकसभा का उन्होंने अवमानना की है उसकी। प्रधानमंत्री ये कह करके कि लोकसभा में नहीं जाए कि, और वो तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया ओम बिरला ने कि भाई इसके लिए कोई रास्ता निकालना था ना, कि अनटुवर्ड हो जाता, और हमने कहा तो वो नहीं गए। आपको ये कोई भी जो हिंदुस्तान का आदमी है उसको क्या पता नहीं है कि ओम बिरला की क्या हैसियत है कि वो बोल दें प्रधानमंत्री को कि आप मत आइए और वो मान जाए। इसका मतलब है कि उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे लोकसभा में, राहुल गांधी का जो आरोप है उसका जवाब मैं उसके मंच पर नहीं दूंगा, लोकसभा के मंच पर। एक तो ये है मैसेज। दूसरा, मैं दूसरे तरीके से देखिए कि उसका वो सामना नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने उनको कंपेल किया कि आप, मतलब वो नहीं, वहां से भाग गए वो। तो ये दोनों एस्पेक्ट है, और दोनों का ये है, मतलब जो मैसेज यही है कि लोकतंत्र में उनका जरा भी भरोसा नहीं है, और ये लास्ट
आप सीन देख रहे हैं। ये जो संसद भी है वो अगले सत्र से आपको पता चलेगा कि अब वो इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, इसी तरह से वो लोकसभा में भी नहीं जाएंगे आराम से 29 तक। इसी कोई जवाब वैसे भी नहीं दे रहे थे। आपको याद है कि मणिपुर का भाषण मतलब उनके जो ये थे क्या कहते हैं उस पर बयान लेने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। उसमें भी 2.5 मिनट की चर्चा उन्होंने मणिपुर से संबंधित की। बाकी नेहरू जी और इंदिरा जी फलना यही सब चालू रहा उनका। अब विपक्ष और मेरे ख्याल में उसी में एक अकेला सब पर भारी, बहुत ये देश पर बहुत ज्यादा बड़ा वजन आ गया है। ये राहुल गांधी ने बता दिया, दिखा दिया कि ये शख्स जो है अब बैठ गए हैं उस पर, मतलब अब उसको माथे पर कहिए, छाती पर कहिए, कहीं भी बैठ गए हैं। इनको ये राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया। ये राहुल गांधी की एक सफलता है। दूसरा है क्या कि ये जो राज्यसभा में भाषण किया उससे भी पता चल गया कंटेंट नहीं है। मैं तो देख रहा हूं ओम बिरला के बारे में, आप मतलब डिटेल्स में मत जाइए, झूठ तो इसमें कितना है और कितना विसंगतियां हैं उस पर चर्चा करना बेकार है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो ये है पार्टी है, एनडीए तो छोड़ दीजिए, एनडीए बीजेपी वाले वो तो ईडी की वजह से, ये की वजह से उसके इलाज हैं, उनका तो कोई उनमें भरोसा है भी नहीं। लेकिन जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी है वो भी अब इनसे उकता गई है। किसी के चेहरे पर कोई भी राज्यसभा का जो था, बगल में किरण रिजिजू भी पूरे अभी तक जो मैं सुन पाया, आप बुला लिया आपने तो कुछ हिस्सा रह गया है, वो बाकी में किरण रिजिजू के भी एक आध बार उसने जबरदस्ती बीच में सुनने लायक था क्या अनिल सर? कुछ सुनने लायक था? बॉडी लैंग्वेज नहीं, आप देखिए कि क्या हालत है। और उनके ठीक पीछे वो पीएमओ का मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह। लेकिन वो तो एक बार भी, वो तो हैरान है बीजेपी का। और इवन जो चेयरमैन का ये देख लीजिए उनका हाव भाव, वो हैरान है कि ये प्रधानमंत्री किस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो इसमें बहुत सारा दोहराव है, वही बात बार बार नेहरू जी और इंदिरा गांधी। दूसरा है क्या कि कंटेंट नहीं है, झूठ बोल गए कि छठी इकोनॉमी थी उस समय में, क्या कहते हैं जब देश आजाद हुआ था 136वीं इकोनॉमी थी, माइनस में ग्रोथ रेट था। और वो बोल गए मैं फिर से कान में, हमको अब लग रहा है कि मैंने कहीं गलती तो नहीं सुन लिया। अब वो भाषण लिखने वाले की गलती है तो उसको तुरंत सैक करना चाहिए। अरे रिकॉर्डेड फैक्ट है कि नॉमिनल ग्रोथ रेट में इंडिया 136 था उस समय, जबकि कई देश आजाद भी नहीं हुए थे, क्योंकि अफ्रीका का बड़ा सेक्शन आजाद भी नहीं था। और अभी उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि छठी इकोनॉमी से 11वीं इकोनॉमी में ले आए। मैं कुछ पता ही नहीं, मतलब प्रधानमंत्री इस तरह का इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे सकता है। और जो बातें उन्होंने कही उससे साबित हो गया कि कांग्रेस ने कितना प्रयास किया था। वो पीएसयू की आलोचना कर रहे थे, सारे पीएसयू 1900 पीएसयू बनाए, ये क्या कहते हैं कांग्रेस और जो गवर्नमेंट बीच में आई 1900, और सबको खत्म कर दिया। वो कह रहा है परफॉर्मेंस, अरे परफॉर्मेंस अगर बेहतर है तो बैंक का, तो बैंक में मर्जर क्यों हो रहा है? वो झूठ, मतलब कुछ से कुछ। और मुद्रा लोन में बेईमानी और इसके इतने उदाहरण आए हैं। एनपीए उसमें इतना हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डूब गया पैसा। और एम्प्लॉयमेंट, अच्छा डेटा रखो नहीं, कोई चीज का डेटा रखना नहीं, पूरा इकोनॉमी पर बोले हैं। ट्रेड डील पर देखिए कितना झांसा दे रहे हैं वो। ट्रेड डील का क्या हुआ एक लाइन नहीं बताया। ट्रेड डील हम प्रतिस्पर्धा करने वाले फलना है। और ये भी जो क्या कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो चर्चा करते हैं कि हमारा देश युवा है, वो आपको पता है युवा क्यों है हम? इसीलिए कि हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हम युवा देश है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण है। कोई भी उन्नत देश में युवा ज्यादा नहीं रहेंगे, ज्यादा दिन तक आदमी जिएगा, बूढ़ा रहेगा। वो बता रहे हैं कि बूढ़ा है, बता रहे हैं कि ज्यादा दिन आदमी जी रहा है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि हमारे हम तो युवा देश है। अरे ये नहीं, कुछ
कोई नहीं, अब वो उस नौटंकी में भी कोई दम नहीं है। अच्छा, सब पता चल गया कि जो योजनाएं उनकी बनी थी उसका उद्घाटन आपने कर लिया। वो पालमपुर रेल का भी बताया, सरदार सरोवर भी बताया, सारे उन्होंने काम किए। और उनका क्या कहते हैं, पहाड़ को तोड़ टनल बनाने से लेकर, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। मैं ये पहाड़ों में जो रेल बना रहे हैं या पहाड़ों में जो टनल बना रहे हैं, हाईवेज, उसके एकदम विरोध में हूं। लेकिन जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हो उनके फेलियर के बारे में, वो उनका अचीवमेंट है। किसान सम्मान निधि, वो जो पहले की योजना थी उसी का नाम बदल लिया, कह रहा है कि किसानों को ये मानते नहीं थे। किसान पर पहला हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे ज्यादा जो फोकस था वो किसान था। और किसान था, पहला काम किया कि जमींदारी एबॉलिश कर दिया। आप तो जमीन जो है छीन करके अडानी को देना चाहते हैं। उससे बात, कांग्रेस 50 खराबियां रही होंगी, लेकिन जो जहां तक लाया है देश को उन्होंने, और वहां, और जहां फिर मतलब उनके ही लोग उनको बदल रहे थे रास्ता, जो नेहरूवियन और बाकी थी, उसको बदल करके नरसिम्हा राव से जो चेंज हुआ, उसका मैं भी विरोधी हूँ। लेकिन ये तो कह रहा है, वो तो उस रास्ते को और ज्यादा बढ़िया चौड़ा कर रहा है। तो उसी का मतलब अगर उनके ही तरफ से देखा जाए तो जो कांग्रेस का जो रिफॉर्म्स की पॉलिसी थी उसी को तुम बढ़ा रहे हो, और उस जिसका लोगों ने विरोध किया, और उसके बाद कह रहे हो कि हम ही है। एकदम नहीं जमा हुआ, एकदम आपने सही कहा कि थका हुआ, उब गए हैं हम। अब मैं तो इस भाषण के बाद मुझको लग रहा है कि अगर बीजेपी में कुछ अगर हो जाए तो मैं चकित नहीं होऊंगा, क्योंकि अब इसको ढोना उनके लिए मुश्किल है। एक और दूसरी बात आपको मैं कहूंगा, ओम बिरला को तारीफ करनी चाहिए। अब तो मैं उनकी तारीफ करूंगा। उन्होंने विपक्ष की बहुत बड़ी मदद कर दी। विपक्ष की मदद ये कर दी, ये अमित शाह ने कहा कि 389 के तहत उन पर कार्रवाई की जाए, रूल 389, लेकिन प्रपोज किया, उसने नहीं माना। तो एक भी उनके शब्द उन्होंने संसद की कार्यवाही से नहीं निकाले। वो बार बार बोलता रहा। ये 2 बार अमित शाह उठ के खड़े हुए, तीसरी बार उन्होंने कहा मैं प्रपोज ये करता हूं 389 के तहत कार्रवाई की जाए। ये बात, और एक और मतलब में राजनाथ सिंह तो नहीं, लेकिन और शायद मेरे ख्याल में बीच में उनके जो एक और था, वो भी मांग की, नहीं माना ओम बिरला ने। और ओम बिरला ने ये भी इनको बता दिया कि ये लोग जो है, आपको अगर ये किताब दिखाएंगे या जो भी करेंगे उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाथ उठा लिए उसने। वो तो आसान था, उसमें वो कैसे कर जाते, जैसे ही ये लोग कुछ करते वो इन लोगों को निकाल देते सदन से। लेकिन वो तो उनके हाथ में था। उन्होंने हाथ उठा लिया कि भाई हम ये जो है नहीं कर पाएंगे, अब वो लोग दिखाएगा। ये तो यही हुआ, पता ना कि भाई वो लोग दिखाएगा, हम रोक नहीं सकते। और किताबें आओ, कुछ नहीं था। वो तो प्रोग्राम यही था कि किताब लेकर के ये बात। लेकिन जो कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं कि कुछ होने वाला था, वो क्या होने वाला था, किताब जो पेश करने वाला, इसके बारे में लोगों को बताएं। क्योंकि ये गुमराह करेंगे कि कुछ होने वाला था, मतलब जैसे कोई मारपीट होने वाला, कुछ नहीं। वो जैसे कि एक बार उन्होंने उनको झप्पी दी थी, उसी तरह से वो जो है उनको किताब दिखाते। इसके अलावा और क्या होने वाला था। और वो दृश्य के लिए ये तैयार नहीं थे, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक लोग है ना, विपक्ष से कुछ सुनना नहीं है, उनको बोलने नहीं देना है। तो ये पूरा, लेकिन ये हमको एक चीज और लग रहा है। देखिए कितना ओछापन था, लास्ट पॉइंट ओछापन था। अभिभाषण का मामला है, चुनाव है बंगाल का, घुसपैठिया ले आए, उसके बाद वो क्या कहते हैं, मतलब ले ही आए, रुक नहीं सकते। और अपीजमेंट पॉलिटिक्स, आसाम वाला ले आए। मतलब चुनाव के लिए क्या कर सकते हैं, संसद को भी एक चुनावी मंच के तरह इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब उसमें मुझको लग रहा है कि जो स्टीम है वो निकल गया है। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिना सर पहले